हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं बीपीएससी 134 ब्लॉक 3 यूनिट 10 दैट इज़ इमर्जिंग सेंटर्स ऑफ पावर। ठीक है, तो इसके इंट्रोडक्शन में नॉर्मली यही बताया गया है कि जो आईआर है वो रिलेटेड है पावर की इन टर्म्स ऑफ कि सारे स्टेट एक दूसरे से अगर इन्फ्लुएंस होती है तो वो एक्शन पॉलिसीज़ के थ्रू होती है, पावर के थ्रू होती है। मतलब हर स्टेट का एक अलग पावर होता है और जो एक पावरफुल स्टेट होती है उसकी इन्फ्लुएंस ज़्यादा होती है, उसकी कंट्रोल जो होती है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट पे या पॉलिटिकल इवेंट इश्यूज़, ये सारे इंटरनेशनल लेवल पे उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है या इनकी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये चीज़ें बताई गई है इंट्रोडक्शन में। हम आ जाते हैं कंसेप्ट ऑफ पावर इन इंटरनेशनल रिलेशन के एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है। तो हैंस मॉर्गनथाउ वो एक रियलिस्ट है, मतलब रियलिस्ट थिंकर है जिनका ये मानना है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो होती है वो स्ट्रगल ऑफ पावर होती है। उसमें हर स्टेट हमेशा स्ट्रगल कर रहा होता है कंस्टेंटली पावर लेने के लिए। ठीक है, तो जो भी कंट्रीज एंगेज होती है रिलेशनशिप में एक दूसरे से, वो एक दूसरे से मतलब इंगेज होती है या अगर जुड़ती है अलाइज बनाती है तो वो इसलिए ताकि वो पावर सिक्योर कर सके। ठीक है, अब ये जो चाह है पावर की, ठीक है, ये कहीं ना कहीं कंट्रीज़ के बीच में एक विलिंगनेस लेके आती है कि जो भी इंटरनेशनल अफेयर्स है उसमें वो पार्टिसिपेट करे ताकि पावर वो गेन कर सके, डोमिनेंस गेन कर सके, इम्पोर्टेंस गेन कर सके, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो क्योंकि बहुत सारे या फिर आप बोल सकते हो सारे कंट्रीज एंगेज होते हैं एक दूसरे से कहीं ना कहीं एक मोटिव के अकॉर्डिंग, एक पावर पॉलिटिक्स या जो स्ट्रगल होती है पावर के पीछे, इसके बेसिस पे हर कोई जुड़ा होता है। ठीक है, ऐसा इनका मानना है। वही आप न्यू रियलिस्ट का अगर आप देखो तो उन्होंने ये आर्ग्यू किया है कि जो भी बाइपोलर सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल वर्ल्ड ऑर्डर था क्योंकि पावर सिर्फ दो हेजीमोनिक पावर में डिवाइडेड थी। ठीक है, यूएसएसआर के बीच में और यूएस के बीच में। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल नेशनल इंटरेस्ट होती थी वो पावर ब्लॉक्स के इंटरेस्ट के बेसिस पे ही होती थी, बहुत सारे नहीं होते थे जिसकी वजह से बहुत सारा कन्फ्यूजन हो, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो मतलब इसमें ना हर किसी का एक पर्टिकुलर पावर को लेके कंसेप्ट है, बट मैं स्टिल एक अलग एक ओवरऑल कंसेप्ट की अगर आप बात करो तो जब भी किसी स्टेट का जो भी इंटरनेशनल सिस्टम में पूरा ओवरऑल सिस्टम में जब भी कोई स्टेट अपनी मिलिट्री इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटीज़ को इम्प्रूव करता है या कभी भी किसी कंट्रीज़ के साथ जुड़ता है, उनका जो भी रिलेशनशिप है, लेकिन एक चाह होती है हमेशा हर कंट्री या हर स्टेट्स के बीच में कि हमारे पास सबसे ज़्यादा पावर होनी चाहिए। ठीक है, ये एक पावर है कंसेप्ट का, इसलिए क्योंकि अगर वो एक सोल सुपर पावर या एक मेन सुपर पावर की तरह उभर के आते हैं तो उनका इन्फ्लुएंस बाकी ओवरऑल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा होगा, जो कि ऑब्वियसली फेम एंड वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आती है। ठीक है, आप सबकी चीज़ें पढ़ सकते हो, इसके अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें एक और पॉइंट है कि जो भी रिलेशनशिप होती है पावर और इंटरडिपेंडेंस का, ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बीच में, वो टाइटल होती है पावर और इंडिपेंडेंस जो है ना, जो रॉबर्ट ने और जोसेफ ने लिखी थी। ठीक है, उन्होंने एनालाइज़ किया था इस चीज़ को और उन्होंने ये आर्ग्यू किया था कि जो भी रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, ठीक है, कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड होते हैं या लाइकली ऐसा होता है कि वो इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को किसी भी डीलिंग्स या किसी भी प्रोसेसेस वगैरह में। ठीक है, अगर दो कंट्री है, ठीक है, उनके बीच का इंटरडिपेंडेंस अगर ज़्यादा है तो वो पावर के मामले में भी वो चीज़ें एक दूसरे को शो करने की कोशिश करेंगे कि कौन कितना ज़्यादा पावरफुल है लाइकली। ठीक है, वो एक इन्फ्लुएंस एक दूसरे पे होते हैं कहीं ना कहीं, मतलब एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है दूसरा एक को, इस तरीके से चीज़ें होती है। ठीक है, अगर आप टाइप्स ऑफ पावर की बात करते हो, स्पेशली हार्ड पावर होती है, सॉफ्ट पावर होती है। सॉफ्ट पावर का तो सिंपल सा एग्जांपल हमारा इंडिया है, हमारी इंडिया सॉफ्ट पावर को देखती है, वाइल हम हार्ड पावर देख लेते हैं। तो हार्ड पावर जो है वो ऐसी कैपेबिलिटी है कि हम किसी के बिहेवियर को, किसी भी स्टेट के एक्शंस वगैरह को, चाहे वो थ्रेट मतलब आप बोल सकते हो वो चेंज कर सकते हैं। अब वो थ्रेट का यूज़ कर रहे हो, आप मिलिट्री का यूज़ कर रहे हो, अपनी इकोनॉमिक पावर का यूज़ करके कर रहे हो, ये सारे पावर का यूज़ करके जब भी हम किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, किसी भी अदर स्टेट्स को, तब वो हार्ड पावर में आ जाती है। ठीक है, हार्ड पावर में नॉर्मली एग्रेसिव, जो भी एग्रेसिव चीज़ें होती है ना, जो फोर्सफुली इम्प्लीमेंट की जाती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें होती हैं।
अब जो भी स्टेट है जो हार्ड पावर को मतलब वो चीज़ें होती है उनकी या तो मिलिट्री कैपेसिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है तो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती है और उसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे कि बहुत ज़्यादा लेवल का इन्वेस्टमेंट हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, मिलिट्री पे, टेक्नोलॉजी पे और इनोवेशन सेक्टर्स पे, ताकि उनकी जीडीपी ग्रोथ होती रहे। अब क्योंकि ग्रोथ होगी तभी वो अपने मिलिट्री पे खर्च कर पाएंगे, मिलिट्री के पे खर्च कर पाएंगे तभी अपनी हार्ड पावर का यूज़ कर पाएंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। इवन आप प्रीमियर एग्जांपल लो हार्ड पावर का तो वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ठीक है। उनकी जो इंटरवेंशन हुई थी इराक में 1991 और 2003 में, जो ग्लोबल वॉर ऑफ टेररिज्म के अंदर में आता है, उसको आप हार्ड पावर का यूज़ बोल सकते हो क्योंकि उस टाइम पे भी उन्होंने बहुत ही एग्रेसिवली चीज़ों को हैंडल किया था, ठीक है। देन अगर आप सॉफ्ट पावर की बात करते हो तो सॉफ्ट पावर हार्ड पावर से अलग है, बट स्टिल सॉफ्ट पावर को भी इन्फ्लुएंस करने के लिए ही यूज़ किया जाता है कि हम किस तरीके से अदर स्टेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन इसमें किसी फोर्स या किसी पावर के थ्रू नहीं होता। वो कल्चर, आपकी मूवीज़ वगैरह, वैल्यूज़, आपकी एथिक्स क्या है, आपकी लिंग्विस्टिक क्या है, या जो भी आपकी हिस्ट्री या ह्यूमन रिलेशंस की वजह से ये सारी चीज़ें आप यूज़ करते हो, ठीक है। इसमें जो भी लॉबिंग वाला टेक्निक है, जो प्रेशर ग्रुप भी यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें वो टूल एज अ टूल होती है ताकि आप फॉरेन पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस कर सको। बहुत सारे डायस्पोरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप किस तरीके से इन्फ्लुएंस डाल रहे हो, जो भी एरिया होते हैं जिस तरीके से वहाँ पर चीज़ें फॉलो होती है, ठीक है। स्पेशली इंडिया का आप नॉर्मल एग्जांपल ले लो ना, इंडिया इज़ अ पर्सन जो सॉफ्ट टूल का यूज़ करती है। इवन अभी के भी टाइम पे आप देखो तो जो भी लोग हैं जो हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा मतलब फैसिनेटिंग मान रहे हैं, तो वो हमारे कल्चर्स को लेके, हमारी हेरिटेज, हमारी हिस्ट्री, हमारी वीरता एंड वो सारी चीज़ों को देख के हो रही है, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस हो रही है कहीं ना कहीं। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि इंडियन फ़िलोसॉफ़ी की आप बात करो तो वो बहुत डाइवर्सिफाइड हो चुकी है। योगा डे हमारा यूएन इंटरनेशनल योगा डे बन चुकी है, बॉलीवुड हमारा हर जगह पे आने लगे, तो ये सारी चीज़ें सॉफ्ट पावर के अंदर में आती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ग्लोबल, रीजनल एंड सब रीजनल पावर की, तो ग्लोबल पावर होती है जो एक ग्लोबल लेवल पे इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है, जिसको ग्लोबल पावर बोलते हैं। अब अगर आप सिंपल टर्म्स में नॉर्मली ये बताओ तो जो ग्रेट पावर्स होती है उनके पास दोनों पावर होती है, हार्ड पावर भी, सॉफ्ट पावर भी, वो दोनों का यूज़ करते हैं ताकि वो अदर स्टेट को इन्फ्लुएंस कर सके, उनकी डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके, ठीक है। अब जो कैरेक्टरिस्टिक होती है इनकी, जो भी ग्रेट पावर होती है या ग्लोबल पावर आप बोल सकते हो, उनके पास रिसोर्सेस अवेलेबिलिटी होती है, उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, उनकी मिलिट्री एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा सस्टेन्ड होती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। इससे आप ये बोल सकते हो कि उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो क्रिएट कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं, या जो भी इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट है उसको मोनोपोलाइज कर सकते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं मतलब एक डोमिनेंट रोल प्ले कर सकते हैं ओवरऑल इंटरनेशनल सिस्टम में, ठीक है। तो ये था ग्लोबल पावर। अगर आप रीजनल पावर की बात करते हो तो रीजनल पावर के अंदर में भी वो सारे कैरेक्टरिस्टिक आते हैं जो ग्रेट पावर के अंदर में आती है, लेकिन ये पावर एक कन्फाइंड होती है एक पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है। वो डोमिनेंट रोल तो प्ले करती है लेकिन अपने ही रीजन के जो भी इश्यूज़ वगैरह, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उस स्टेट की, वो सारी चीज़ें जो भी उनका इंट्रा रीजनल ट्रेड और सिक्योरिटी का मेजर्स है उसको रूल करती है, ठीक है। चाहे उनकी जीडीपी हो, उनकी पर कैपिटा इनकम हो, उनका एक्सपेंडिचर, उनका रीजनल ट्रेड क्या होने वाला है, उनकी जो भी मिलिट्री परफॉर्मेंस है वो कैसी हो रही है, उनकी एडवांसमेंट क्या है टेक्नोलॉजिकली, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करती है। पावर तो सेम होता है बट एक रीजनल लेवल पे, एक ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। वाइल वहीं पे आप सब रीजनल पावर की अगर आप बात करते हो तो जो सब रीजनल पावर है वो भी अपना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर सकती है नेबरिंग कंट्रीज़ के ऊपर, मतलब पास के जो भी छोटे रीजनल लेवल पे आप बात कर सकते हो कि आस पास के जो पड़ोसी है वहाँ पे वो अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर सकती है कहीं ना कहीं, ठीक है। और अपने नेबर को गाइड भी कर सकती है, उनके फॉरेन पॉलिसीज़ ऑप्शंस वगैरह दे के डोमिनेट कर सकती है उनके ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री स्ट्रेंथ होने से वो रिलेटिवली एक बेटर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी क्रिएट कर सकती है, ठीक है। अब ये एक मेजर प्लेयर होते हैं रीजनल लेवल पे भी, और ये एक रीजनल प्लेयर की तरह तो उभर के आते हैं। लाइक आप एग्जांपल देख सकते हो, हमारा मिडिल ईस्ट, मतलब साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया,
ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, साउथ अमेरिका, और ये सारी रीजन्स इसके अंदर में आते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर में जो पावर होती है वो अलग अलग लेवल्स पे होती है पोजीशन के अकॉर्डिंग। अब जितना ज़्यादा इम्प्रूव पोजीशन होते हैं उतना ज़्यादा पावर उनको दिया जाता है, ठीक है। और फॉर सपोज इंडिया है तो इंडिया अपने आसपास के, चाहे वो पाकिस्तान, म्यांमार, जो भी आसपास के कंट्रीज़ है, अदर नेशन स्टेट्स है, उनके ऊपर इन्फ्लुएंस जता सकती है, ठीक है। तो ये हमारा सब रीजनल पावर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ पोलैरिटी इन इंटरनेशनल सिस्टम। अब अलग अलग पोलैरिटी में भी डिफरेंट टाइप है, यूनिपोलर, बाईपोलर, मल्टीपोलर। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं यूनिपोलर। अब यूनिपोलर मतलब जहाँ पे एक सिंगल स्टेट है जिनके पास हाईएस्ट इकनॉमी, हाईएस्ट मिलिट्री, कल्चरल, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। अब यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर के अगेंस्ट में जाता है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर का कंसेप्ट होता ही नहीं है। यूनिपोलरिटी में हेजीमनी या डोमिनेंस होता है एक कंट्री का ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी पे या फिर ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे, ठीक है। अगर आप बाईपोलर सिस्टम की बात करते हो तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात की जाती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सिर्फ दो ब्लॉक्स या दो कंट्रीज़, दो मेन पावर के बीच में होती है इंटरनेशनल सिस्टम में, ठीक है। अब वो ही हैंडल करते या इन्फ्लुएंस करते ग्लोबल अफेयर्स को, उनके इश्यूज़ वगैरह, उनके रिलेशन को। और जो मेजॉरिटी स्टेट होती है ना, वो अलाइन होती है इनके साथ। जैसे कि अगर आप कोल्ड वॉर के टाइम पे स्पेशली दो ब्लॉक्स थे, बाईपोलर सिस्टम था, जैसे यूएसएसआर एंड यूएसए। तो कुछ लोग यूएसएसआर के साथ में थे, कुछ लोग यूएसए के साथ में थे, राइट। तो ये है बाईपोलर सिस्टम जहाँ पे बाकी सारे कंट्रीज अलाइन होती हैं इन दो पावर्स के साथ, लेकिन उभर के या फिर मेन पावरफुल अगर आप देखो तो ये दोनों ही होते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, ठीक है। इनकी मेजॉरिटी स्टेट के साथ अलाइज वगैरह होती है, इनकी टेक्टिकल सपोर्ट मिलती रहती है। इवन सेकेंडली आप ये देखो तो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है इन दोनों के बीच में, जो भी दो पावर ब्लॉक्स होते हैं इनके बीच में, इकोनॉमी से लेके मिलिट्री, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इन इवन अदर सपोर्ट, जो भी किस तरीके से कन्फ्लिक्ट वगैरह को रिजॉल्व करनी है, किस तरीके से कंडीशंस को नॉर्मलाइज करनी है, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। और इसमें सिंपल सा टर्म है कि अगर एक जीत रहा है तो दूसरा हारेगा, ठीक है। दो ब्लॉक्स है, दो पावरफुल स्टेट है, अगर दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है या दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े तो एक को पावर मिलेगी या एक जीतेगा तो दूसरा हार जाएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मल्टीपोलर सिस्टम पे। मल्टीपोलर सिस्टम जो होती है वो होती है कि मल्टीपल पावर से या बहुत सारे पावर ब्लॉक्स एग्जिस्ट करती है, बहुत सारी कंट्रीज है जो पावरफुल है या एक मेन एक्टर्स की तरह काम कर रही है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब सबके साइज, सबके स्ट्रेंथ, सबके जो रिसोर्सफुलनेस है कि कितना रिसोर्स है, ये डिफरेंट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सबके सेम होंगे, ठीक है। बट कुछ होते हैं जो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, कुछ होते हैं लॉन्ग लिव्ड होते हैं कि ज़्यादा टाइम तक चलते हैं। इवन अगर आप स्पेशली देखते हो तो जो मल्टीपोलर सिस्टम का इमर्जेंस है, ठीक है, वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड होती है। सबसे पहला उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितना है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कितना है और उनकी मिलिट्री आउटरीच कितनी ज़्यादा है, ठीक है। और वो कितना ज़्यादा मल्टीपल पावर सेंटर्स क्रिएट कर सकती है अलग अलग कंट्रीज़ में। दूसरा आप देखो तो ये वीकन करती है हम या फिर वीक बनाती है बाईपोलर सिस्टम को इंटरनेशनल रिलेशन में, और बैलेंस ऑफ पावर लेके आती है जहाँ पे पावर बहुत सारे लोगों में बटी हुई है तो कहीं ना कहीं थोड़े से, नॉट इन अ 100% लेवल, बट एक लेवल पे होती है कि बैलेंस रहता है, ठीक है। थर्ड अगर आप बात करते हो तो जो एफर्ट होते हैं स्टेट के, मतलब स्टेट्स के बीच में जो एक कंपटीशन होती है वो हर एरिया में होती है, एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं होती कि आइडियोलॉजी के हिसाब से कर लिया या फिर सब मिलिट्री के हिसाब से कर दिया। वो हर एरिया पे फोकस करती है ओवरऑल, ताकि वो अपना इन्फ्लुएंस दिखा सके या फिर बता सके कि दैट इज़ ऑल्सो एग्जिस्टिंग, या फिर आप बोल सकते हो वो भी एक एग्जिस्टिंग पावर ब्लॉक्स है, ठीक है। अब वो डिफरेंट चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं अपनी पावर पॉल्स को दिखाने के लिए, अपनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक्स का यूज़ कर सकते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ और अपनी सॉफ्ट पावर को यूज़ कर सकते हैं एज अ अपील कि वो पावरफुल है, या फिर एज अ टू शो, आप बोल सकते हो ना एक छवि की तरह, छवि नहीं बोलते उसको, आई थिंक दैट्स लाइक एक सिंबल की तरह, ठीक है, एक सिंबल ऑफ पावर्स। अब हम आ जाते हैं पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड एंड इमर्जेंस ऑफ न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, ठीक है। मतलब पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में जो नए सेंटर ऑफ पावर इमर्ज हुए इसके बारे में। तो इसके ये वाले पैराग्राफ में कुछ ज़्यादा है नहीं, बट स्टिल टू से
जब फर्स्ट डिकेड मतलब पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड के बाद का आप देखो तो सारे वर्ल्ड जो है ओवरऑल वर्ल्ड ऑर्डर जो भी चीज़ें चेंज हुई थी उसको एडजस्ट करने में लगी हुई थी। वाइल आप उस टाइम पे ये भी देखते हो कि यूएस का डोमिनेशन बहुत ज़्यादा होने लगा था। वन हैंड उनकी जो भी नंबर या उनकी स्ट्रेंथ जो थी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगी थी। तो कहीं ना कहीं जो भी नॉन स्टेट एक्टर्स थे या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस बनी है उनके लेवल पे बनी है, क्योंकि वो एक सोल सुपर पावर की तरह उभर के आ रही थी, ठीक है। वही उसके बाद अगर आप देखते हो तो बहुत सारी कंट्रीज़ है जो उभर के आने लगी थी। लाइक आप चाइना की बात करते हो तो चाइना को एक वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री की तरह देखा जाता है, जिसका एस्टिमेट पॉपुलेशन अबाउट 1.4 बिलियन है, ठीक है। उनका एरिया इतना है, जो भी देखो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम मेन चीज़ों पे फोकस करते हैं, ठीक है। इनकी जीडीपी बहुत ज़्यादा है और ये सेंट्रली प्लान्ड और जो क्लोज्ड इकनॉमी है ना, जो मार्क्सिस्ट लेनिस्ट फ़िलोसॉफ़ी होती है, उन चीज़ों को वो अडॉप्ट करती है। अब इनके रूल के टाइम पे आप स्पेशली देखो तो बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई और चाइना की जो इकनॉमी है वो ट्रांसफॉर्म हुई धीरे धीरे आराम से, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद ही क्योंकि इन्वेस्टमेंट हब बन गई थी मैन्युफैक्चरिंग की या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के, तो इसलिए बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्लो हुई एक ग्लोबल फैक्ट्री की तरह। अब जब इनकी ग्लोबल फैक्ट्री आई तो बहुत सारी चीप और एफोर्डेबल मैन्युफैक्चर्स वगैरह वो करने लगे पूरे वर्ल्ड में और वो सेल करने लगे उसको। तो उनकी जो इकनॉमी थी वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव होने लगी थी, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे, ठीक है। उनकी शेयर ऑफ एक्सपोर्ट उनकी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उनकी जीडीपी इंक्रीज़ हो रही थी। तो ये तो था चाइना का इमर्जेंस। दूसरा रशिया का आप देखो तो जब कोल्ड वॉर एंड हुई थी और सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ था तो रशिया को बहुत सारी पॉलिटिकल या इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। लेकिन ये लार्जेस्ट कंट्री थी वर्ल्ड में, अगर आप देखो 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स इनके पास थे, जिसमें 16% का जो जोग्राफिकल एरिया है अब इन वर्ल्ड में, ठीक है, मतलब पूरे एशिया और यूरोप का अगर आप देखो उसका 16% रशिया है, ठीक है। और रशिया ने अपनी सेकेंड लार्जेस्ट जो भी आर्म फोर्स है, जो भी लार्जेस्ट न्यूक्लियर वेपन्स है वो होल्ड करती है। सिपरी की अगर आप मानो तो 4th बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर्स है वर्ल्ड में, वो सबसे ज़्यादा खर्चा करती है, चौथे नंबर पे जो मिलिट्री पे सबसे ज़्यादा खर्चा करती हैं, या हाँ आप ये बोल सकते हो नॉर्मली, ठीक है। इन्होंने इवन अपनी जो भी नेबरिंग रीजन्स है, चाहे वो आप यूरोप की बात कर लो, उनसे भी बहुत सारे इम्पोर्ट ह्यूज क्वांटिटीज़ का जो भी नेचुरल गैस होता है ना, वो यूरोप परचेज़ करती है इनसे। अब इनको जो सबसे ज़्यादा मिलता है फॉसिल फ्यूल्स, ऑयल्स वगैरह से, गैस वगैरह से, नेचुरल गैस जो होती है, इन सारी चीज़ों से इनकी इकनॉमी बहुत ज़्यादा ग्रो होने लगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो रशिया भी इमर्ज होने लगी थी उनकी मिलिट्री प्रेजेंस के कारण, एंड उनकी जो भी एक्सपोर्ट हो रही थी या उनकी जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी कहीं ना कहीं सीरियन कन्फ्लिक्ट में, उसकी वजह से जो यूक्रेन के साथ चल रही थी, ठीक है। आप इंडिया की भी बात करो तो इंडिया को भी सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री माना जाता है वर्ल्ड में, ठीक है। अगर आप इंडिया की 2011 सेंसस को भी आप देखते हो तो उस टाइम पे भी 30% जो वॉकिंग पॉपुलेशन है टोटल पॉपुलेशन का हमारी, ठीक है, वो वॉकिंग पॉपुलेशन है, जिसको आप बोल सकते हो 36 करोड़ लोग। मतलब सोच रहे हो कितना ज़्यादा है। वेल हम ये करते हैं तो ये है कि इनकी जीडीपी अराउंड 2.96 बिलियन यूएस डॉलर थी, ठीक है, जो बदल के या फिर जो इंक्रीज़ होकर 3.6% हो गई थी। देन इंडिया को बहुत सारी लिबरल इकनॉमिक्स को वो फॉलो करती थी, तो ये भी कहीं ना कहीं एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमिक्स थी पूरे वर्ल्ड में। मतलब इंडिया को बहुत सारे ओवरसीज़ जो वर्किंग पॉपुलेशन उनकी थी, जो बाहर काम करती थी, बाहर की कंट्रीज़ में जाके उनसे बहुत सारे रेमिटेंस या हाईएस्ट अमाउंट मिल रहे थे, जिसकी वजह से वो चीज़ें और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी। इंडिया इवन न्यूक्लियर वेपन पावर में भी आने लगी थी, न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह भी वो चीज़ें अडॉप्ट करने लगी थी या बनाने लगी थी, तो एक 4th लार्जेस्ट स्ट्रेंथ की तरह उभर के आने लगी थी कहीं ना कहीं, आप बोल सकते हो, ठीक है। जीडीपी इंक्रीज़ होने लगी थी, जो इम्पोर्ट वगैरह है वो हमारी कहीं ना कहीं
4% से इंक्रीज़ हुई थी, ठीक है। अगर आप 2008 और 2017 को कंपेयर करो तो हमारी इंपोर्ट इंक्रीज़ हो गई थी बहुत ज़्यादा उस टाइम पे, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा आर्म्स वगैरह इंपोर्ट कर रहे थे। रशिया को सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर माना जाता है आर्म्स का, वो जो इंडिया में बेचती है, ठीक है। अबाउट उनके जो 62% के टोटल इंपोर्ट हम फॉलो करते हैं वो यूएसए एंड इजराइल के थ्रू भी होती है, ठीक है। इंडिया अराउंड आप बोल सकते हो ओवरऑल 12% का जो ग्लोबल आर्म इंपोर्ट है वो इंपोर्ट करती है, खरीदती है, परचेज करती है, ठीक है। तो मिलिट्री वाइज भी हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे थे, ठीक है। तो ये एक इमर्जिंग इकोनॉमी की तरह आ रही थी जहाँ पे सेफ्टी की बात हो रही थी, इकोनॉमिक ग्रोथ थी, सिक्योरिटी थी, इंडिया प्रोग्रेस कर रहा था बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी लाइक आप ये बोल सकते हो टूरिज़्म में भी ज़्यादा आगे बढ़ रहा था, इकोनॉमी भी उनकी आगे बढ़ रही थी, मिलिट्री स्ट्रेंथ भी उनकी अच्छी खासी हो रही थी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हो रही थी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। देन अगर आप ब्रिक्स की बात करते हो, ठीक है, तो 2009 में सबसे लाइक आप बोल सकते हैं सबसे पहली समिट मीटिंग हुई थी 4 फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक्स जो वर्ल्ड में उनके बीच में, और ये रशिया में कर हुई थी, ठीक है, मतलब रशिया में करवाई गई थी। तो जो भी लोग इसके अंदर में जुड़े हुए थे, मतलब मेन जो कंसर्न था ना ब्रिक्स इसलिए लाई गई थी ताकि जो भी इकोनॉमिक या फाइनेंशियल कोऑपरेशन से मेंबर्स के बीच में जो भी मेंबर स्टेट्स हैं उनके बीच में कोऑपरेशन हो सके या ग्लोबलाइजेशन पे वो फोकस कर सके, ज़्यादातर डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्रोसेस को वो कर सके, जो भी ग्लोबलाइजेशन को एक ट्रांसपेरेंट मार्कर ला सके और जो मल्टीपोलर सिस्टम एग्जिस्ट करती थी उसको कहीं ना कहीं ख़त्म कर सके, ठीक है। मतलब ओवरऑल वो फोकस कर रहे थे कि सारे मार्कर्स या फिर जो ग्लोबलाइजेशन का फेज़ होने वाला है वो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इनका मेन कंसर्न इकोनॉमिक फाइनेंशियल कोऑपरेशन था और इसी के पर्पज़ से बहुत सारे नए डेवलपमेंट बैंक्स वगैरह लाई गई, लाइक एनडीबी बैंक्स, ब्रिक्स बैंक्स आप बोल सकते हो, जिनका ऑब्जेक्टिव था कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को फाइनेंस देगी या फिर प्रोवाइड करेगी, जो भी लोन्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी, ये सारी चीज़ें थी ब्रिक्स के अंदर में, ठीक है। अब इनके अंदर जो कंट्रीज़ वगैरह थी वो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, लाइक रशिया, इंडिया, ब्राज़ील, चाइना, ये सारी कंट्रीज़ इसके अंदर में आती है। इवन और भी सारी कंट्रीज़ है वो आप देख लेना, ठीक है। साउथ अफ्रीका भी आती है इसके अंदर में, ठीक है। देन अब आ जाते हैं यूरोपियन यूनियन के ऊपर। तो यूरोपियन यूनियन एक यूनियन है जिसमें 27 स्टेट्स जो यूरोप के हैं इसके अंदर में आती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक अरेंजमेंट है, ये जो भी यूरोपियन यूनियन है इंटरनल ट्रेड के लिए या मार्केट मूवमेंट ऑफ गुड्स, इन्वेस्टमेंट और लोगों का, ठीक है। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बिठाते हैं जहाँ पे यूरोपियन पार्लियामेंट या काउंसिल, कोर्ट ऑफ जस्टिस एग्जिस्ट करती हैं और वो सेपरेट करती है इनकी बजट या इनकी इकनॉमी को, ठीक है। तो ईयू जो है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन, वो ऑक्यूपाई करती है करीबन से करीबन 15% का ग्लोबल से ट्रेड में, और ये 3rd लार्जेस्ट प्लेयर है हमारी इंटरनेशनल सिस्टम में अगर आप बात करो, ठीक है। तो ईयू को भी कहीं ना कहीं एक लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर माना जाता है ह्यूमैनिटेरियन एड का, ठीक है। इनकी पार्टनरशिप बहुत सारी स्टेट्स के साथ, बहुत सारी एनजीओज़ के साथ बढ़ने लगी थी। लुकिंग एट द सॉफ्ट पावर जो होती है, इवन ईयू के पास सॉफ्ट पावर की एबिलिटीज़ थी जिसका यूज़ करके उन्होंने बहुत सारी इमर्जिंग पावर, खुद को एज एन इमर्जिंग पावर दिखाया, या फिर बहुत सारी कंट्रीज़ इनके अंदर में आने लगी। लेकिन आप बोल सकते हो लार्ज जो हार्ड पावर का जो एब्सेंस था, ये एक एग्ज़ाम्पल था कि हाँ इनके पास सॉफ्ट पावर है। जो भी इनकी कल्चरल या डिप्लोमेटिक वेट थी वर्ल्ड में, उससे अगर हम चेक करें तो मतलब ज़्यादातर वो सॉफ्ट पावर का यूज़ करते थे रैदर देन हार्ड पावर। हार्ड पावर का एब्सेंस था इनके पास लार्ज, ऑन अ लार्ज लेवल, ठीक है। थोड़ी बहुत ही सोखिया बट बहुत लार्ज लेवल पे नहीं था। इवन कोल्ड वॉर के एंड की अगर आप बात करो, जब बाइपोलर सिस्टम एंड हुई थी तो इनको एक कॉम्पिटिशन मिल गया था कहीं ना कहीं, ताकि ये एक इंडिपेंडेंट पावर सेंटर्स की तरह उभर के आ जाए, ठीक है। तो जो फेनोमेना था ग्लोबलाइजेशन का, उन्होंने बहुत सारे मतलब हर किसी के लिए कहीं ना कहीं गेट खोला कि वो इन्वेस्टमेंट वगैरह अपनी कैपिटल, टेक्नोलॉजी हर स्टेट तक फैला सकती है, कहीं पे भी ट्रांसफ़र कर सकती है, वो उनके ऊपर है। कमर्शियल एक्सचेंजेस कर सकती है, इकोनॉमिक एक्सचेंजेस कर सकती है। जो प्रिंसिपल था ना फ्री ट्रेड का, उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर दिया गया था, ठीक है। इसके अंदर में ये सारी चीज़ें आती हैं। अब जो भी स्टेट्स है, वो बहुत सारे स्टेट्स है, उसके नाम पढ़ लेना, अगर तुम्हें पढ़ना हो तो गूगल से पढ़ लेना।
लेना, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेजेस के चाइना, रशिया, इंडिया ग्रुपिंग्स, जो भी ब्रिक्स के थे, EU जो थे, ये सारी चीज़ें आती है इसके अंदर में, ठीक है, वो आप पढ़ सकते हो। एंड देन ये चैप्टर फाइनली ख़त्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। कुछ कन्फ्यूजन होता है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।